हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाले बच्चे के लिए फिजिक्स का मॉक टेस्ट है। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट यहां पे आपको बताया जा रहा है। यह आपके फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन सभी 25 क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है और आपको अपने स्कोर्स को, जितने भी स्कोर आपके आते हैं उस 25 में से, उस स्कोर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो बच्चे, इस पूरे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर हमें लगभग 500 लाइक और कुछ कमेंट्स, आपके लगभग 100+ कमेंट हमें मिल जाते हैं तो हम आपको और भी इसके प्रैक्टिस सेट आपको डे टू डे प्रत्येक दिन आपको एक एक प्रैक्टिस सेट देंगे। तो एक एक प्रैक्टिस सेट को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। और बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट में दिए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं, आप इस क्वेश्चन से कुछ भी सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके द्वारा हमें लगभग 500 सब्सक्राइबर्स और आपके द्वारा 500 लाइक्स प्लस 100 कमेंट्स अगर मिलते हैं तो आपके प्रत्येक दिन आपको इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि हाँ सर, अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, इसका भी रीज़न जरूर दीजिएगा। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है सिंपली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। देखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, दोनों इस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। हमने उनके लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, दोनों के लिए हमने दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनिए और खुद से ट्राई करने की भी कोशिश कीजिए। देखिए, आपको इसमें क्वेश्चंस में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। इन सभी में से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। दो टाइप्स के क्वांटिटी बेसिकली देखे जाते हैं, आपको हम बता दें। दो टाइप्स के क्वांटिटी आपको देखे जाते हैं आपके, जब आप पढ़ते होंगे अपने फिजिक्स में। तो एक होता है आपका फंडामेंटल, ठीक है, एक होता है फंडामेंटल और दूसरा होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं कि जो एक खुद से क्या हो, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हो जिससे मिलकर बहुत सारे क्वांटिटी बने हुए हो। जैसे आपके लेंथ हो गए, मास हो गए, उसके बाद आपके टाइम हो गए, और भी बहुत सारे लगभग क्वांटिटी, लगभग 6-7 होते हैं क्वांटिटी, वो आपके फंडामेंटल क्वांटिटी में आते हैं। और डिराइव क्वांटिटी उसे कहते हैं जो आपके इस फंडामेंटल क्वांटिटी से बने होते हैं। जैसे आपके वॉल्यूम हो गए, वेलोसिटी हो गए, और आपके फोर्स हो गए, मोमेंटम हो गए। तो आपको यहाँ से समझ में आया कौन सा ऑप्शन सही है आपका। टाइम आपका आंसर सही है, यानी टाइम जो है वो आपको क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और बाद बाकी जितने हैं वॉल्यूम है, बाद बाकी आपके जितने हैं वॉल्यूम हो गए, जैसे वॉल्यूम हो गए, वो किससे बने हुए, लेंथ से बने हैं। लेंथ का क्यूब कर देते हैं तो वॉल्यूम हमें मिल जाता है। उसी तरह सिमिलरली आपके जैसे टाइम, ये आपका वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी किससे बने हुए हैं बताइए बच्चे, वो लेंथ से बने हुए हैं, लेंथ अपॉन टाइम से बने हुए हैं, यानी मीटर पर सेकेंड उनका यूनिट होता है। फिर आपका फोर्स से होता है, फोर्स बना होता है मास से, और किससे बनाता है, मास इंटू एक्सलेशन। एक्सलेशन किससे बनाता है, मीटर लेंथ से, और क्या, टाइम के स्क्वायर से, यानी इसका यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी क्या है, आपस में एक डिराइव क्वांटिटी है। टाइम जो है वही सिंगल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। एक कोई बॉल है जिसको 15 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका जाता है किसी 30 डिग्री एंगल पे हॉरिजेंटल से। तो आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देखिए, किसी बॉल को 30 डिग्री एंगल पे फेंका जाता है हॉरिजेंटल से, क्या, किसी भी वेलोसिटी से। तो आपको बताना है इस पूरे बॉडी को चलने में जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, यानी इस पूरे बॉडी को चल के आके फिर अपने ज़मीन पे वापस आ जाएगा, उस पूरे कंडीशन, यानी कह सकते हैं इस पूरे टाइम के दौरान, यहाँ पे t=0 होगा, यहाँ पे जो t=t होगा, तो इस पूरे जो आपका टाइम ट्रेवल होगा, उस टाइम ट्रेवल का वैल्यू क्या होगा, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो बताइए बच्चे, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। और ये कहाँ से आता है, ये आपको भली भांति पता होगा। यहाँ पे हम आपको प्रूफ करके तो दिखाएंगे नहीं, यहाँ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू होगा 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड दे रहा है, और साइन 30 का वैल्यू कितना आता है बच्चे, 30 डिग्री दे रहा है यहाँ पे, साइन 30 1/2, ठीक है, अपॉन जी का वैल्यू क्या होगा, 10 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आपका वैल्यू होगा 15/10, 15/10 हो जाएगा, और 15/10 का वैल्यू कितना होता है 1.5। क्या होता है 1.5, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इस वजह से क्या करना है, आपको अपने क्वेश्चंस को बनाना है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जितना आप
क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना तेज़ी से आपका दिमाग चलेगा और उतने अच्छे आपके नंबर आएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चंस की ओर पढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस में कहा जा रहा है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। देखिए हम थोड़ा तेज़ी में बोलेंगे, अगर आपको तेज़ी लगता है तो इसे स्लो करके देख लीजिएगा। अगर हम इस क्वेश्चंस को तेज़ी में ना बोले तो 25 क्वेश्चंस को बताने में हमें ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, देखिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला बताना है कि आखिर इम्पल्स का क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा और इन सभी में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इम्पल्स के डायमेंशनल फार्मूला से इक्वल होगा। आपको बताना है आवेग के लिए आयाम सूत्र समान है के लिए आयामी सूत्र, यानी कहने का मतलब इन सभी में से जो आपके इम्पल्स है उसके इक्वल किसका डायमेंशन फार्मूला है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इम्पल्स आपको क्या होता है, सबसे पहले अगर आप डिफिनीशन जानते हैं किसी के, अगर आप जानते हैं कि आपको जब भी डायमेंशन और यूनिट की बात करें तो आप सबसे पहले उसकी फंडामेंटल को समझिए कि आखिर वो आया कहाँ से है। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आप आसानी से उसके डायमेंशंस को निकाल पाइएगा। देखिए इम्पल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का चेंजिंग, और मान लेते हैं कोई F2 फोर्स में से F1 घटाते हैं तो डेल्टा F आता है, तो आने वाला जो आपका क्वांटिटी होता है ये भी तो एक फोर्स ही होता है। अगर आप मोमेंटम में से मोमेंटम घटाएंगे यानी चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू होता है इम्पल्स, यानी m इंटू V2 माइनस V1, और इसे आप घटाने पे जो आपका आएगा वो भी तो क्या होगा, मोमेंटम ही होगा ना। और मोमेंटम का यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, इम्पल्स के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं आपको, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, सॉरी केजी मीटर पर सेकेंड होता है मोमेंटम का यूनिट। और आपको इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम कहने का मतलब एक मोमेंटम में से दूसरे मोमेंटम को घटाना, तो आने वाला भी क्वांटिटी मोमेंटम ही होगा, तो क्या होगा आपका यूनिट डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम के बराबर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका है ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। देखिए जो भी हिंदी वाले बच्चे हैं अपने क्वेश्चंस को हम इंग्लिश में बोल रहे हैं आपको, आप अपने क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़िए और तरीका समझिए कि आखिर किस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, सिंपली बस उसे ही समझना है। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड स्लेट यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। कोई कार है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी कहने का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 72 किलोमीटर तक उसका स्पीड जा रहा है, यानी v इक्वल टू क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, और डिस्टेंस कवर कर रहा है एस इक्वल टू 500 मीटर। तो आपको बताना है टाइम, आखिर टाइम कितना वो ट्रैवल करेगा इस पूरे सिचुएशन के दौरान। ठीक है, इस पूरे सिचुएशन के दौरान 500 मीटर ट्रैवल करने में और 72 किलोमीटर प्रति आवर से कितना उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को निकालेंगे। इसे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। आपको एक ये न्यूटन्स में जो आप पढ़े होंगे काइनेमेटिक्स में, ये न्यूटन्स का मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 3 जो फार्मूला बताया गया हुआ है उसमें का एक फार्मूला है आपका। और यहाँ पे आपको वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और u का वैल्यू तो 0 है, ये तो 0 कर दिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as हमें पता चल गया। यहाँ से a का वैल्यू में क्या पता चला, a का वैल्यू में पता चला वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस, वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस। ए का वैल्यू क्या करेंगे, वी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एस डाल देंगे। वी का वैल्यू है हमारा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू एस का वैल्यू 500 है। जब आप इसे काटिएगा, आप काट के देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसको काटने पर आपका वैल्यू आता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, अब हमें निकालना है टाइम निकालना है। तो आपको एक रिलेशन और पता है, एक और रिलेशन पता है, क्या रिलेशन पता है, चलिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी तो u तो यहाँ 0 है, तो v इक्वल टू ए टी, तो टाइम इक्वल टू क्या हो गया v अपॉन ए। v का वैल्यू 20 है, a का वैल्यू कितना है बच्चे, v का वैल्यू 20 है और a का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं 2/5, 2/5। जब आप इसे क्या कीजिएगा, जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका क्या होगा, 2 से 10 टाइम कर जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50 इंटू सेकेंड, क्या 50 सेकेंड, क्या आ जाएगा आपका 50 सेकेंड। यानी जो आपका टाइम ट्रेवल होगा इस पूरे कंडीशन के दौरान, इस पूरे सिचुएशन के दौरान, वो आपका होगा 50 सेकेंड, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा कितना सिंपल स्टेप्स में हम आपको बता रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझाते हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिंपली हम निकल जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। थोड़ा तेज़ी में हम यहाँ पे इसके लिए बता रहे हैं कि वीडियो बड़ा ना हो जाए। यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस भी दिए गए हुए हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप समझ लीजिए खुद से। ठीक है, देखिए नया क्वेश्चन है आपका, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आपकी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है। आपको बता दें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बहुत सारे यूनिट होते हैं और उसके हर एक यूनिट पे अलग अलग यूनिट पे अलग अलग वैल्यू होते हैं। आपको एसआई यूनिट की बात कही जा रही है तो आपका ऑप्शन सी इसके रिगार्डिंग सही है। यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट होता है वो जूल होता है, जूल पर मोल, जूल बच्चे जूल पर मोल और पर केल्विन, यानी कहने का मतलब जूल मोल इनवर्स और इंटू केल्विन इनवर्स।
यानी मोल और केल्विन आपके नीचे होंगे, ठीक है। जूल ऊपर होगा, मोल नीचे होगा, केल्विन नीचे होगा। और आर के वैल्यू की बात करें तो आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यानी जो आपके एसआई यूनिट में आर का वैल्यू होता है 8.314। ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी हम लिख रहे हैं आपको याद करने के लिए ही, कि जो आपके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हो सकता है एक क्वेश्चन से वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, तो हम सभी पॉसिबिलिटी को यहाँ पे आपको हम बताते चल रहे हैं। और आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ठीक है। ये आपके लीटर एटीएम में इसका वैल्यू होता है 0.0821। सभी को याद कर लीजिए, सभी को याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए फोर्स ऑफ 70 न्यूटन, एक 70 न्यूटन का फोर्स है, किसी अननोन मास पे लग रहा है, उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो आपको बताना है मास का वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेहद ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसके रिगार्डिंग सही है। कैसे होगा देख लीजिए, आपको बता दें मास का वैल्यू होता है एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स का वैल्यू 70 न्यूटन दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपको हम यूनिट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिट का पंगा देखिए, यूनिट आप ध्यान से देखिएगा, यूनिट को कैसे काटते हैं। न्यूटन का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे क्या है 20 है, ये क्या है, ये 20 किसका यूनिट है, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और आपका ये क्या आ जाएगा 7/2 इंटू के जी, और 7/2 का वैल्यू कितना होता है 3.5 kg। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया कैसे यूनिट को काटेंगे, कैसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। जीनर डायोड यूज्ड एज, जीनर डायोड किस में यूज होता है, ये आपको बता दें, ऑप्शन डी इसके रिगार्डिंग सही आंसर है। देखिए जीनर डायोड जो होता है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज होता है। वोल्टेज रेगुलेटर कहने का मतलब जीनर डायोड का काम होता है, जीनर डायोड का यही काम होता है कि अगर आपके स्टेबलाइजर में ये सब ज़्यादातर यूज होता है जीनर डायोड, अगर आपके पास स्टेबलाइजर में ज़्यादा करंट ज़्यादा वोल्टेज आए, वो ज़्यादा वोल्टेज आए तो वो क्या कर देता है, उसको ऑटो कट कर देता है, यानी उस आपके करंट को फ्लो करना बंद कर देता है, ताकि आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस क्या करें सुरक्षित रहें, वो जड़े नहीं। एक्स्ट्रा आपके पास वोल्टेज आ जाएगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा तो उसके कारण करंट भी फ्लो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपके अप्लायंसेस को जलने का कंडीशन, आपको जलने का कह सकते हैं पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए हम जीनर डायोड का यूज़ करते हैं। वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, वो खुद से ऑटोमेटिक वोल्टेज को रेगुलेट करता रहता है, जितना ज़रूरत है उसे उतना ही देता है, अगर ज़्यादा मिलता है उसे वोल्टेज तो वो क्या कर देता है, उसे बंद कर देता है, सप्लाई को ही रोक देता है, ठीक है। तो जीनर डायोड को हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है। इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में आए गए हुए हैं कि जीनर डायोड एक वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका ए मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ 15 टर्न कॉइल, यानी आपको 50 टर्न है, यानी एन का वैल्यू कितना दे रहा है 50 दे रहा है। क्वेश्चंस को समझिए, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है। हमने आपके लिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डाले हैं, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके आप जरूर देखिएगा। देखिए और वहाँ पे क्या दे रहा है आपको, रेट ऑफ 0.05 वेव पर सेकेंड, यानी वेवर पर सेकेंड WB, ये आपका फाई दे रहा है, यानी फाई दे रहा है, ठीक है, फाई दे रहा है, d/dt दे रहा है, यानी चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमें दे रहा है, कितना दे रहा है 0.05 वेबर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दे रहा है, तो आपको बताना है इंड्यूस EMF, जो EMF इंड्यूस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो आपको बता दें इंड्यूस EMF किसके बराबर होता है, n इंटू क्या होता है d/dt के बराबर होता है, माइनस के टाइम्स होता है, तो माइनस को थोड़ा यहाँ पे छोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस का कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो E इक्वल टू होता है n d/dt, और आपको EMF ही निकालना है, तो n का वैल्यू आपको 50 दे रहा है, और d/dt का वैल्यू क्या होगा, d/dt का वैल्यू यहाँ से हम डाल देंगे 0.05, क्या होगा 0.05, और ये जो आपका वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, वोल्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि ये एक EMF है। EMF क्या होता है आपका, वोल्टेज होता है। और यहाँ से जब आप काटिएगा तो आपको काटने के बाद क्या वैल्यू आता है, आपको जब इसको काटिएगा तो आपको काटने के बाद वैल्यू आएगा, देखिए इसको डबल जीरो कर दिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 या 25/10, और इसका वैल्यू आएगा 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। इसी वजह से क्या करना है, क्वेश्चंस बनाना है, ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चंस नहीं देगा, थोड़ा अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चंस को आसानी से बना पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप, किसी भी टेलीस्कोप का उसका जो फोकल लेंथ है कितना दे रहा है, 60 सेंटीमीटर आपको दे रहा है। फोकल लेंथ हमें दे रहा है 60 सेंटीमीटर, और आपको दे रहा है मैग्नीफिकेशन कितना दे रहा है, मैग्नीफिकेशन हमें 20 मिल रहा है, हमें उसका मैग्नीफिकेशन 20 दिया जा रहा है, 20 इज द मैग्नीफिकेशन। तो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, जो उसके आई पीस होंगे उनके फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। किसी भी फोकल लेंथ टेलीस्कोप का 60 सेंटीमीटर दे रहा है, स्मॉल एफ का वैल्यू 60 सेंटीमीटर दे रहा है, और आपके मैग्नीफिकेशन कितना दे रहा है 20 दे रहा है, तो आपको बताना है
क्या बताना है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का फोकल लेंथ आपको बताना है। चलिए हम आपको बता दें कि एम इक्वल टू वैल्यू होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू वैल्यू होता है, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है आपका फोकल लेंथ ऑफ क्या कहते हैं, टेलीस्कोप, किसी भी ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन इक्वल होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। आपको फोकल लेंथ ऑफ आई पीस निकालने हैं तो फोकल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अपॉन क्या होगा, एम हो जाएगा। और एफ नॉट का वैल्यू, एफ नॉट कहने का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव का वैल्यू कितना दे रहा है, 60 दे रहा है, अपॉन एम का वैल्यू 20 दे रहा है। ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। यानी जो आपका फोकल लेंथ होगा आई पीस का, उसका वैल्यू होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कौन सा ऑप्शन सही था, डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिराइव यूनिट, इन सभी में से कौन सा डिराइव यूनिट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्युत्पन्न इकाई है, कौन सा आपका डिराइव यूनिट है। अभी आपको तुरंत बताया है 2 टाइप्स के यूनिट होते हैं, कौन सा, फंडामेंटल और दूसरा डिराइव यूनिट। ठीक है, तुरंत आपको समझाया था फंडामेंटल डिराइव यूनिट, तो इसमें से बताइए फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट। आपको बताना है डिराइव यूनिट कौन सा है। मास क्या है, फंडामेंटल है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल है। टाइम क्या है, फंडामेंटल है। यानी ऑप्शन आपका डी है, वेलोसिटी, यही क्या है, एक डिराइव यूनिट है। वेलोसिटी इक्वल टू होता है मीटर पर सेकेंड। यानी जो वेलोसिटी बनाया है वो लेंथ क्या बना है, लेंथ से बना है अपॉन क्या बना है बच्चे, लेंथ से बना है अपॉन क्या बना है, टाइम से बना है। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, एटॉमिक बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए कि आप एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फिजन पे बना होता है। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जो होते हैं वो न्यूक्लियर फिजन पे बेस्ड होता है। न्यूक्लियर फिजन के अनुसार हम आपको लिखवा दें यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन के बारे में, थोड़ा सा न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम लिखवा दें। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि हेवी न्यूक्लियस क्या होता है, ब्रेक होता है। हेवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू, कहाँ पे, हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई। समझ रहे हैं, हेवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन के अनुसार हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, एक या एक से ज़्यादा छोटे न्यूक्लियाई में, छोटे जैसे बड़ा एक न्यूक्लियस है वो ब्रेक होकर छोटा न्यूक्लियस बनाएगा, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। और आपके जो एटॉमिक बम होता है वो न्यूक्लियर फिजन के रिएक्शन पे ही बेस्ड होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात और कर दे तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है, आपका जो एटॉमिक बम होता है न्यूक्लियर फिजन में, वो अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है। कैसा होता है, अनकंट्रोल, यानी एक बार इसे अगर फोड़ दिए तो इसे कंट्रोल आप नहीं कर पाइएगा। ये अपने जब तक इसका असर खत्म नहीं हो जाता है, जब तक ये अपने आप से नहीं रुकता है, तब तक आप इसे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये अनकंट्रोल न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ए वेटलेस रबर बलून हैज 100 ग्राम ऑफ वाटर इन इट्स वेट इन वाटर, वो उसका वेट वाटर में क्या होगा। यानी एक वेटलेस रबर है, वेटलेस रबर कहने का मतलब रबर का वेट को हम निगलेक्ट करते हैं, उस रबर वेट के अंदर, उस बलून के अंदर 100 ग्राम वाटर भरा हुआ है। तो आपको बताना है कि अगर उस बलून को हम पानी में डाल देते हैं तो उस बलून का वेट अब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 200 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, या फिर 0 हो जाएगा। चलिए हम आपको बता दें इसको कैसे बनाना है। देखिए सबसे पहले तुम क्या करेंगे, मान लेते ये हमारा बलून है, ठीक है, ये बलून है, इसके अंदर कितना मास भरा हुआ है, 200 ग्राम इसके अंदर वेट भरा हुआ है। और इस बलून है, ये जो बलून है आपका, इस बलून का पर्टिकुलर जो अपना मास है उसको क्या किया जा रहा है, उसको नेगलेक्ट किया जा रहा है, यानी उसका मास कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि बलून का मास, मान लेते हैं बलून का मास तो कुछ होगा ही, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कुछ नहीं है मास। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लगेगा, वेट लगेगा, इसका वेट यानी W से कहते हैं। और वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। मास कितना दे रहा है, 200 ग्राम, इससे हम जब केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चे, ये आएगा आपका 0.2 kg। ये कितना होगा, 0.2 इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, वेट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अब क्या करना है, इस पूरे बलून को क्या करना है, इस पूरे बलून को आपको क्या करना है, पानी में डाल देना है। इस पूरे बलून को आपको जब पानी में डाल दीजिएगा, इस पूरे बलून को किसी वाटर वाले कंटेनर में या फिर किसी भी लिक्विड में डाल दीजिएगा, सॉरी बच्चे, किसी भी जब लिक्विड में आप डाल दीजिएगा तो उस कंडीशन में इसका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा। देखिए इसके नीचे अभी भी वेट mg लगेगा, जिसका वैल्यू 0.2 ग्राम होगा, और इस पानी के कारण इस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा F। इस F का वैल्यू क्या होगा, इस F का वैल्यू होगा V डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। वीरो जी आपको पता है, अपथ्रस्ट, F अपथ्रस्ट, इसका वैल्यू होता है वीरो जी, और V और रो डेंसिटी ऑफ वाटर, और V वॉल्यूम कितना हो रहा है, जितना वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर रहा है।
बताइए बच्चे, ये उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना जितना इसके अंदर वाटर होगा, जितना इसके अंदर वाटर होगा उसी शेप का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा। और मास इक्वल टू क्या होता है, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और अंदर का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के बराबर होगा। और अंदर भी वाटर है, बाहर भी वाटर है, तो ठीक है। तो ये जो पूरा आपका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जो क्वांटिटी है, ये क्या हो जाएगा, आपके एम के बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। इसको हम एम लिख सकते हैं और जी लिख सकते हैं। और एम का वैल्यू क्या है, पहले वाला 0.2 है और इंटू जी होगा, जी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो नीचे वाला वेट है और ऊपर वाला ऑफ थ्रस्ट है, वो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो वो दोनों क्या करेंगे, अपने एक दूसरे को क्या करेंगे, इवेलुएट कर देंगे, हटा देंगे, एक दूसरे के फोर्स को नेग्लिजिबल कर देंगे, कट कर देंगे। और इसके कारण जो आपका जो बलून होगा वो वेटलेसनेस फील करेगा, उससे उसका क्या हो जाएगा, उसका मास, उसका वेट अंदर क्या होगा, जीरो होगा। उसका मास क्या होगा, उसके पानी के अंदर उसका मास नहीं, सॉरी, उसका वेट क्या होगा उस पानी के अंदर, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन डी आपका इसका रिगार्डिंग सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन मास एम प्रोड्यूस एक्सलेशन ए, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या होगा। बहुत लल्लू क्वेश्चन है। न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार एफ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलेशन। यहाँ से आपका वैल्यू आता है एफ इक्वल टू क्या आता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, इनका कैपेसिटेंस 1 म्यू फराड है, 2 म्यू फराड है, 6 म्यू फराड है। उसको कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में। देखिए यहाँ पे आपके हिंदी में क्वेश्चंस, 3 कैपेसिटर है जिनके 1 म्यू फराड, 2 म्यू फराड, 6 म्यू फराड है, और इस तीनों फराड को श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है, यानी सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो आपको बताना है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, यानी इन सभी का कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या होगा। मान लेते हैं इस टाइप से आपको कैपेसिटेंस को क्या कहेगा, जोड़ा गया होगा। इस टाइप से कैपेसिटेंस को जोड़ा गया होगा। पहला का होगा 1 म्यू फराड, दूसरा का होगा 2 म्यू फराड, तीसरा का होगा 6 म्यू फराड, ठीक है। इसका टोटल मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, सी इफेक्टिव। मान लेते हैं सी इफेक्टिव क्या होगा, वो होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/6 म्यू फराड। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 6 आएगा। ये क्या आएगा बच्चे, ऊपर आएगा आपका 6 + 3 + 1, एलसीएम करके देख लीजिएगा। और इसको करने के बाद आपका क्या आएगा, 6 3 9 1 10, 10/6 1/c इफेक्टिव, ठीक है। आपको क्या निकालना है, सी इफेक्टिव निकालना है। सी इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/10, यानी क्या हो जाएगा 0.6, या फिर कहें तो 6/10 का 2 3 × 6 2 5 10, यानी 3/5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस टाइप से बनाना है आपको, एकदम सिंपल, जल्दी से अप्रोच करना है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। जितना कम लिखिएगा क्वेश्चन एग्जाम में, उतना ही ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अल्टरनेटिंग करंट इन LCR सर्किट इज मैक्सिमम, जो आपके LCR सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो मैक्सिमम कब होगा। देखिए मैक्सिमम कब होगा, LCR सर्किट की बात कर रही है, LCR सर्किट की यहाँ बात हो रही है। तो LCR सर्किट में आपका क्या क्या होगा, आपका इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेसिस्टर भी होगा, ठीक है। और इन सभी को क्या किया जाएगा, इस AC सर्किट से, AC कनेक्शन से क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। इंडक्टर है, कैपेसिटेंस है, रेसिस्टर है, ठीक है, LCR है आपका, ठीक। ये क्या है, आपका AC सोर्स है। आपको बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है अल्टरनेटिंग करंट मैक्सिमम कब होगा। V = I × R होता है। I = क्या होगा, V/R, ठीक है। चलिए R का वैल्यू, अगर R का वैल्यू कम होता है, अगर R का वैल्यू कम होता है तो I का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। नीचे क्वांटिटी अगर घटता है तो होल क्वांटिटी बढ़ता है। तो आपको I का वैल्यू बढ़ाना है तो हम R का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, अगर आपको I का वैल्यू बढ़ाना है तो R का वैल्यू कम करना पड़ेगा। और R का वैल्यू LCR सर्किट के अनुसार क्या होता है, R इफेक्टिव क्या होता है, जो आपका रेसिस्टेंस होता है वो होता है R का स्क्वायर, रेसिस्टेंस का स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर, यही होता है आपको टोटल R का वैल्यू। आप अगर इस R को कम करना है, आपको इस R को अगर कम करना है, इस R को कम करने का एक ही तरीका हो सकता है, अगर हम इसको क्या कर दें, इसको क्या कर दें बच्चे, इक्वल कर दें। अगर हम XL = XC कर देंगे, देखिए हम किसी को जीरो तो कर नहीं सकते, R को जीरो कर नहीं सकते, XL XC को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर XL = XC कर दे, यानी XL = XC कर दे, उस कंडीशन में ये क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सिर्फ R इफेक्टिव क्या बचेगा, हमारे √R² के बराबर बचेगा। यानी R इफेक्टिव अब हमें क्या बचेगा, R इफेक्टिव हमें क्या मिलेगा बच्चे, R इफेक्टिव हमें मिल जाएगा √R², और जो कि इक्वल हो जाएगा R के। यानी अब हमें R का वैल्यू घट गया, कब घटा, जब हम XC = XC कर दिए। यानी आपका I का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब हम R का वैल्यू में XL = XC कर देंगे। यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जब हम XL = XC होगा, उस सिचुएशन में R का वैल्यू कम होगा, और R का वैल्यू कम होने के कारण आपका करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसे हम, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द इफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन वर्किंग बिटवीन स्टीम पॉइंट एंड आइस पॉइंट। देखिए स्टीम पॉइंट, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को बच्चे छोड़ देते हैं डर से, समझ ही में नहीं आता है उनको करना क्या है। स्टीम पॉइंट क्या है, आइस पॉइंट क्या है, आपको बताया जा रहा है कोई स्टीम एक कार्नट इंजन है जो स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में वर्क कर रहा है, तो आपका उसका इफिशिएंसी क्या होगा। इफिशिएंसी कहने का मतलब दक्षता, जिसे कि हम ईटा से डिनोट करते हैं, ईटा से। ठीक है, तो चलिए स्टीम पॉइंट क्या होता है। स्टीम पॉइंट होता है आपका बच्चे कब आपका वेपर बनता है बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। और आपको जब भी इस टाइप के आपके ये थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, जब भी आपको इफिशिएंसी की बात करें तो वहाँ पे आपको इसको सेल्सियस में नहीं, यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में लगाना है, सॉरी फ़ारेनहाइट कह रहे हैं, केल्विन में लगाना है। तो इसको केल्विन में करेंगे तो 373 केल्विन हो जाएगा, 273 इसमें प्लस कर देंगे। आइस पॉइंट कब होता है, जब आपका बर्फ़ बनता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बनता है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, आपको निकालने हैं ईटा। ईटा इक्वल टू होता है 1 - T2/T1। 1 - T2 का वैल्यू कितना है 273। कम वाला ऊपर डालिएगा, ज़्यादा वाला नीचे डालिएगा, हमेशा याद रखिए। कुछ भी तरीका आपको अगर नहीं याद है तो कम वाला ऊपर डालिए, ज़्यादा वाला नीचे डालिए। तो 373 इसका वैल्यू आएगा 1 - 0.73, क्या आ जाएगा 1 - 0.73। और इसका जो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.268। आपको परसेंटेज में निकालने हैं तो इससे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना परसेंट। और जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका वैल्यू आएगा 26.8%। यानी जो उसका एफिशिएंसी होगा, उसका जो वर्क करने का एफिशिएंसी होगा, क्षमता होगा, वो दक्षता होगा, क्या होगा, वो 26.8% होगा। ठीक है, समझ में आ गया। सी ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपका रेलवे ट्रैक आर बैंक्ड ऑन कर्व सो दैट। रेलवे ट्रैक जो होता है, आप ट्रेन का जो पटरी देखते हैं वो कर्व पे क्या होता है, बैंक्ड होता है, यानी ऊंचा होता है। या फिर आप इवन आप रोड पे भी देखते होंगे तो रोड भी क्या होता है आपका एक साइड से ऊंचा होता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है, देखिए इसका ऑप्शन सी है इसका आंसर, सही आंसर है। क्यों बनाया जाता है, इसीलिए बनाया जाता है कि जो आपका नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स जो होता है आपका एक नॉर्मल रिएक्शन, यानी कहने का मतलब जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है उस रोड से जो हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलता है, वो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें एक्स्ट्रा क्या करता है, एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करता है। और अगर हमें एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा तो हमें क्या होगा, सर्कुलर मोशन पे घूमने में, टर्न लेने में क्या होगा, परेशानी नहीं होगी। उस सिचुएशन में आपका गाड़ी है या फिर ट्रेन है वो स्कीड नहीं करेगा, वो पिछलेगा नहीं, ट्रेन पलटेगा नहीं, आपका गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। समझ रहे हैं, इसके कारण क्या किया जाता है, आपको बैंक को क्या किया जाता है, रोड को बैंक किया जाता है। रोड को बैंक करने का एक ही कारण होता है, उसका जो नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, समझ में आ गया, एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा होगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन का एन साइन थीटा कंपोनेंट है, ये जो आपका साइन थीटा कंपोनेंट है, और ये जो आपका एफ कॉस थीटा है फ्रिक्शन फोर्स का, और यहाँ पे आपका वेट का mg लगता है, mg साइन थीटा लगता है। ये जो आपका पहले से ये दोनों आपका लगता है, लेकिन ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एंगल पे होने के कारण ये जो एन साइन थीटा हमें एक्स्ट्रा मिलता है, और इसी एक्स्ट्रा मिलने के कारण हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सर्कुलर मोशन पे घूमने पे। और यही आपका एन साइन थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन का, यही हमें एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवाता है, जिसके कारण हमारा जो कह सकते हैं कार है या फिर ट्रेन है, हमारा सर्कुलर मोशन पे अच्छे से घूमता है। ठीक है, याद रखिए हमेशा, क्या याद रखना है आपको, नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करवाता है, कौन करवाता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन द टेलीकम्युनिकेशन आर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेलीकम्युनिकेशन में यूज होते हैं वो होता है आपका माइक्रोवेव। याद रखिए माइक्रोवेव क्या किया जाता है, आपको टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में आपको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑफ 60 kg वेट रनिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। आपको स्पीड दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको क्या दे रहा है, मास दे रहा है 60 kg, आपको मोमेंटम बताना है। मोमेंटम इक्वल क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, लल्लू वाला क्वेश्चन। मास का वैल्यू कितना दे रहा है बच्चे, 60 दे रहा है, इंटू 10, और 60 इंटू 10 kg मीटर पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखिए, kg मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू आएगा 600 kg मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एरोप्लेन को क्या कहता है, व्हेन एन एरोप्लेन इज मेकिंग लूप। जब एरोप्लेन एक लूप बनाता है तो पायलट फॉल क्यों नहीं करता है, वो गिर क्यों नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि वेट हमें क्या देता है, यानी व्हेन एन एरोप्लेन इज मेकिंग ए लूप, जब एरोप्लेन एक लूप बनाता है तो पायलट डज नॉट फॉल, पायलट फॉल नहीं करता है, क्यों, बिकॉज हिज वेट प्रोवाइडेड द नेसेसरी, हमें उसका वेट क्या देता है, नेसेसरी क्या देता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बता दें कि उसका वेट हमें नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स देता है। कैसे देता है, इसके रिगार्डिंग हम आपको एक फिगर दिए गए हैं, यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं ट्रेन, ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन आपका यहाँ से चल रहा है, चलते चलते क्या हो रहा है, एक आपका इसी तरह सर्कुलर लूप बना रहा है, एक सर्कुलर जब पूरा वो बड़ी जब
एक सर्कुलर लूप बना देगा, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचेगा, तो उस समय जो आपका उसका वेट होगा mg, वो mg इक्वल हो जाता है mv² अपॉन आर के, mv² अपॉन आर के, और mv² अपॉन आर ही आपका सेंटीपिटल फोर्स होता है। और यही क्या देता है, आपका वेट जो होता है यही हमें इसको प्रोवाइड करवा देता है, यानी mg जो है आपका वही हमें mv² अपॉन आर को प्रोवाइड करवा देता है, जिसके कारण बॉडी आराम से सर्कुलर मोशन पे मूव करने लगता है। आपको पता है कि किसी भी सर्कुलर मोशन पे मूव करने के लिए बॉडी को सेंटीपिटल फोर्स होना बहुत ही जरूरी है। अगर उसे सेंटीपिटल फोर्स किसी भी कंडीशन से मिल जाए तो वो बॉडी आसानी से सर्कुलर मोशन पे क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, यानी सर्कुलर मोशन पे घूमेगा। तो आपका ये एयरप्लेन जो है आपका उसका वेट जो है mg वही उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा देता है, यानी जो वेट है आपका mg वही उसे सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा देता है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए नेट फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी ऑफ मास 70 kg विच इज इनिशियली एट रेस्ट, जो कि इनिशियली एट रेस्ट पे है, तो आपको एक्सप्रेशन बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए इक्वल टू होता है बच्चे एफ अपॉन एम, एफ का वैल्यू क्या है 350 न्यूटन, और आपका एम का वैल्यू क्या है 70 kg। आपको फोर्स दे रहा है, मास दे रहा है, आपको एक्सप्रेशन निकालने के लिए करा है। इनिशियली एट का है, इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली क्या है वो रेस्ट पे है, ठीक है। ये कट गया, 35/7 हो जाएगा, और 35/7 को जब आप सब इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 7 5 35, यानी क्या होगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू सोर्स ऑफ साउंड आर सेड टू बी रेजोनेंस, दो साउंड का सोर्स रेजोनेंस में कब होता है, दो साउंड का सोर्स रेजोनेंस में कब होता है। देखिए आपको बता दें कि दो साउंड का सोर्स, कोई भी टू सोर्स ऑफ साउंड रेजोनेंस में तभी होता है, कोई भी टू सोर्स ऑफ साउंड रेजोनेंस में तभी होता है जब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है, जब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सेम होता है। टू सोर्स ऑफ साउंड हमेशा रेजोनेंस में तभी होंगे जब उनके फ्रीक्वेंसी सेम होंगे। रेजोनेंस यहाँ भी कहने का मतलब स्रोतों के प्रतिध्वनि का कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि के दो स्रोतों को प्रतिध्वनि, यानी आपके रेजोनेंस प्रतिध्वनि कहा कब जाता है, जब उनके फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी सेम होंगे, ठीक है। देखिए आपको इसके लिए रिगार्डिंग छोटा सा एग्जाम्पल दे, आप LCR सर्किट पढ़े होंगे। LCR सर्किट में, LCR सर्किट या फिर कह सकते हैं LR सर्किट की बात करें, LR सर्किट में आप LR सर्किट में देखते होंगे कि मान लेते हैं ये AC सोर्स है, यहाँ पे क्या है L है, ये R सर्किट है। इस LR सर्किट आपका R बोल रहे हैं, ये आपका C है, LC सर्किट है आपका, LC सर्किट, सॉरी बच्चे, LC सर्किट में आप देखेंगे कि LC सर्किट आपका रेजोनेंस में कब जाता है, जब आपका XL इक्वल टू XC होता है, ठीक है। LC सर्किट रेजोनेंस में कब जाता है, जब XL इक्वल टू XC होता है, और XL इक्वल टू XC को जब आप बराबर कीजिएगा तो XL का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू L, और XC का वैल्यू होता है 1/ओमेगा C, ठीक है, 1/ओमेगा C। यहाँ से आपका वैल्यू मिलता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 1/√LC, ठीक है। इससे यहाँ से आपको दिखता होगा कि यहाँ पे भी रेजोनेंस का कंडीशन कब आता है, जब XL इक्वल टू XC होता है, यानी दोनों के लिए ओमेगा का वैल्यू, देखिए दोनों के लिए ओमेगा का वैल्यू L इंटू सी पे 1/√LC पे डिपेंड करता है, यानी ओमेगा क्या है, एक फिक्स हो गया, आप ओमेगा क्या हो गया, फिक्स हो गया दोनों के लिए, यानी तभी कोई आपका बड़ी रेजोनेंस में जाएगा जब उनके रिगार्डिंग दोनों का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, यानी ऑप्शन बी क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी बच्चे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका घटता है जब आप अर्थ सरफेस पे ऊपर जाते हैं। अगर आप अर्थ सरफेस से बिलो जाइएगा, नीचे जाइएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, रिमेंस सेम होगा, डिक्रीज विथ इंक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज, यानी घटेगा तो बढ़ेगा। बताइए बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लल्लू टाइप का क्वेश्चन एकदम, कैसे बता दें आपको। देखिए इस सिचुएशन में भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज करता है। कैसे, देखिए इस फार्मूला को अगर आप याद रखते हैं तो आपको सब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आसानी से बना पाइएगा। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी h पे, यानी हाइट पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी हाइट पे इक्वल होता है G/1 + h/r का होल स्क्वायर, यानी अगर h बढ़ता है तो नीचे क्वांटिटी क्या होगा, नीचे क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, होल क्वांटिटी क्या हो जाएगा, क्या होगा, G आपका क्या होगा, घट जाएगा, G हाइट पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सिमिलरली अगर G डेप्थ की बात करें, तो G डेप्थ का वैल्यू होता है G इंटू 1 - d/r, ठीक है, 1 इंटू G इंटू 1 - d/r होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में भी जो आपका D होता है, D जैसे जैसे बढ़ता है, ठीक है, आपका होल क्वांटिटी क्या होता है, आपका होल क्वांटिटी घटता है, ठीक है, होल क्वांटिटी क्या होता है, आपका घट जाता है। देखिए G जैसे यहाँ इस सिचुएशन में जब आप निकालिएगा तो आपका क्या होगा, G के अनुसार G भी बढ़ेगा, जैसे डेप्थ बढ़ेगा आपका, तो क्या होगा आपका G डेप्थ के क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा डेप्थ के अनुसार क्या होगा, वो घटता चला जाएगा, क्या होगा, वो आपका घटता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये कौन सा आपका बी ऑप्शन क्या हो गया, इसके रिगार्डिंग सही हो गया।
आपको कंडीशन क्या याद रखना है कि दोनों सिचुएशन में जी अगर डेप्थ पे भी हो या फिर जी आपका हाइट पे भी हो, दोनों सिचुएशन में आपका एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा ही। ठीक है, आपको बताना है ओजोन लेयर जो होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर होते हैं, वो आखिर करते क्या है, बताइए वो क्या करते हैं। ओजोन लेयर जो होते हैं आपको अल्ट्रा वायलेट रे से हमें बचाते हैं। सिंपल, ये तो आप क्लास 7th 8th में भी पढ़ेंगे कि ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या है, सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी रेस्ट स्टार्ट हो रहा है, यानी कहने का मतलब उसका यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, और एक्सलेट कर रहा है यूनिफॉर्मली एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वी कितना दे रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर, और इसका वैल्यू होगा 20 मीटर पर सेकेंड। आप इसको मीटर पर सेकेंड निकाल लीजिएगा, 5/18 से गुना कीजिएगा, जैसे 5/18 से गुना कीजिएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिस्टेंस कितना कवर रहा है, 500 मीटर। आपको क्या निकालना है, एक्सलेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। एक्सलेशन कैसे निकलेगा, देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर तो 0 है तो इसका खत्म हो गया काम। वी स्क्वायर इक्वल टू 2as हमें पता चल गया, हमें ए का वैल्यू निकालना है तो वी स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक है, वी का वैल्यू हमें कितना दे रहा है, वी का वैल्यू दे रहा है हमें 20 × 20 अपॉन 2 × 500। ये 2 0 से 1 2 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, कितना बचा बच्चे, इसका वैल्यू बचा 2/5, और 2/5 का वैल्यू होगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये आपके क्या थे, प्रैक्टिस सेट 1 थे। इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चंस बताए गए हैं बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही एक कह सकते हैं आपके लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके बहुत बार अलग अलग तरीके से या फिर कह सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज करके थोड़ा सा चेंज करके पूछे भी जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चंस को बार बार देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें जरूर पूछिएगा। ठीक है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हमारा टारगेट है 500 लाइक, आपका 500 सब्सक्राइबर और आपके 100+ कमेंट। तो आप इसे अगर देते हैं तो आपको इसी तरीके के आपके और भी क्वेश्चंस, आपको और भी सेट 2 3 4 5 प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 इसी तरह आपके बहुत सारे आगे सेट्स अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा होगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखे हैं, तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।